हेलो बच्चों, कैसा हुआ आपका एग्जाम? आई होप हमने जो एमसीक्यूज कवर किए थे उसमें से आपका आया होगा, तो हम फटाफट से रिव्यू कर लेते कि पेपर में क्या आया, आपका कैसा गया। और ज्यादा थोड़ा बहुत आपका रॉन्ग भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो जो गलत हुआ है ना क्वेश्चंस, उससे सीखो कि आप क्या गलत करके आए हो, ताकि वो क्वेश्चंस आप गलत सीयूईटी में ना करो या आगे जाके ना करो। और उससे जो भी आपको कंसेप्ट सीखने मिलते हैं वो भी सीखो, ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आ सके। अभी तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, मुझे पता है, पर आगे जाके तो आपको वो चीज़ का नॉलेज चाहिएगा ना, तो वो नॉलेज को ग्रैस्प करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं क्या-क्या पेपर में आया है। तो इस बार ज देखिए, इस बार इसमें क्या है फॉर्मेट में, 40 मार्क तो 1-1 मार्क का आ गया, ठीक है? 1-1 मार्क एमसीक्यू। तो ये फॉर्मेट आपका 12 में रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप 12 में भी सेम फर्स्ट बैच रहोगे एमसीक्यूज़ देने वाले। और 41 टू 50 2 मार्क का 5 क्वेश्चन, 2 मार्क का 5 क्वेश्चन। फिर मानो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आधा घंटा में हो जाएगा। 2 मार्क का 5 क्वेश्चन लिखने में मैं मान लेती हूँ आधा घंटा लगेगा, 1 घंटे में तो आपका पेपर मान लो 5 क्वेश्चंस लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। फिर आपको कितने करने हैं इसमें से? 5 आउट ऑफ 8 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो 3 मार्क का 5 क्वेश्चन करने में मान लेती हूँ 45 मिनट्स। तो 1 ऑवर 45 मिनट्स में आपका तो आधा से ज़्यादा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बचे 15 मार्क के क्वेश्चन, और उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपका इस बार पेपर क्या होगा, टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्या होता था, अकाउंटेंसी पेपर इतना लंबा होता था कि टाइम से पहले कंप्लीट होने का चांसेस नहीं था। पर अभी आपका क्या होगा, टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो और अच्छी बात है। प्लस एमसीक्यूज भी आएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आगे आपको सीयूईटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीयूईटी तो देना ही है। देखो, आजकल कंसेप्ट बेस में एडमिशन्स लेते हैं, और अभी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब आ ही जाएगा सब जगह, इसलिए कंसेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आपने अगर एमसीक्यूज किए थे तो ये तो आप इजीली मार्क करके आए होंगे। क्या होगा, एन इनडेफिनिट लाइफ। हमेशा फर्म का क्या होता है, एक लॉन्ग लाइफ होता है, इनडेफिनिट लाइफ होता है। लॉन्ग भी नहीं, लॉन्ग तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, नहीं लॉन्ग नहीं, क्या होता है, इनडेफिनिट लाइफ होता है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट, अगर आपने बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल किया, आप क्या लिखते हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो एज ऑन मतलब ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस शीट दिखाता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, फॉर अ गिवन पीरियड। फॉर अ गिवन पीरियड मतलब वो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द वो दिखाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग होता है तो फॉर अ गिवन पीरियड होता है, पर अभी बैलेंस शीट है तो क्या होगा, ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। नंबर 3 क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली लिखने को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन में ही है, इसका जर्नलाइजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग में तो हम एंट्रीज करते हैं, पर उसको जब हम लोग लिखते हैं, बस लिख कर जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। ये उसका उसमें लिखा हुआ है, अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। विदाउट ऑप्शन के आप ये सक जाओगे। क्या होगा इसका आंसर, ड्राइंग्स होगा। क्या होगा, ड्राइंग्स। नेक्स्ट, एएसबी कब आया था? अब एएसबी कब आया था, वो अंदाज भी आप मार कर आ सकते हो अगर आपको नहीं आता, पर इसका आंसर है क्या, 1977। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसे पढ़ सकते हो, आपके सी उसमें भी आ सकते हैं, सीयूईटी आगे जाके किसी में भी काम आ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया था 1977 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन। कैश कौन सा है, इतना इजी है इस बार। देखो, कैश मतलब क्या, अगर इसमें नाम दिया हुआ है तो ये कैश नहीं होगा। नाम दिया हुआ है मतलब इसमें क्रेडिट में सेल हुआ है, इसमें लिखा ही है क्रेडिट में। एंड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लक्ष्मण ऑन अकाउंट, इसमें भी नाम दिया हुआ है और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो ये कैश नहीं होगा। तो कैश कौन सा होगा, सोल्ड गुड्स। इसमें नाम नहीं दिया हुआ, बोला नहीं कैश या क्रेडिट, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेजर इज अ बुक ऑफ, ये भी हमने की थी, इसके क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री थी, तो अब आपको देखो ये पता है कि ओरिजिनल एंट्री तो होगी ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, कैश ट्रांजैक्शन ही होती है। तो ऑब्वियसली ओरिजिनल एंट्री के बाद कौन सा आएगा, सेकेंडरी एंट्री। और जर्नल होता तो आंसर क्या होता, ओरिजिनल एंट्री। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, कस्टमर अगर हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं, गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किया, तो इसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, सेल्स रिटर्न। और अगर और एक नाम होता तो इसका क्या होता, रिटर्न इनवर्ड। क्या होता, रिटर्न इनवर्ड। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक, हमने बीआरएस में किया था। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट कर कर जरूर बताओ। और अगर नहीं बताना है कोई बात नहीं है, और दुख मत होना, इससे सीखो। दुखी होने की कोई बात नहीं है, पास तो आप सब हो जाओगे, पर इससे सीखो। दुखी हो की कोई बात नहीं कि मेरा 5 रॉन्ग हो गया, 10 रॉन्ग हो गया, हो गया हो गया, पर उस गलती से सीखो, ताकि आप बड़े एग्जाम्स में ये सब गलती ना करो। ठीक है, 12th में ऐसी गलती ना करो, या सीयूईटी में ऐसी गलती ना करो, उससे सीखो बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स फॉल अंडर, अब ये तो रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट आपको पढ़ना होगा। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट में पड़ता है, पर्सनल अकाउंट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करते हैं, कैश बुक के बैंक बैलेंस से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश बुक। क्या होगा इसका आंसर, कैश बुक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर वो टैली नहीं करते तो हम क्या अकाउंट बना देते हैं, सस्पेंस, हमारा सस्पेंस है अभी, क्यों हमारा मैच नहीं हो रहा, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन किया होगा तो ये आपको आएगा। आपने इंस्टॉल, नया मशीन इंस्टॉल किया, ठीक है, तो आपको उसको मशीन अकाउंट में लिखना चाहिए था, तो क्या, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर आपने वेजेस में लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो कैपिटल को अगर रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल मानते हैं, इस एरर को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर देयर, तो ट्रायल बैलेंस का 3 मेथड्स होता है। कितना मेथड्स होता है, ट्रायल बैलेंस का 3 मेथड होता है, अगर आपने मेथड वाइज किया हो। द लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपने एसेट्स बेचा और आपको लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ये तो हमने किया है। कौन सा आंसर होगा, ये तो आपका सबका राइट हुआ होगा, क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिकॉग्नाइज, अगर आपने इसका मैरिज डिमेरिट्स पढ़ के गया है तब आप इजीली समझ जाओगे। डिमिनिशिंग बैलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं पर इसमें हमारा क्रश कौन है, नॉट। तो डिमिनिशिंग बैलेंस को तो करते हैं, मतलब करते किसको नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पता होगा, अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं भी पढ़ा तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट, तो बीच में क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में हमेशा कौन सा एक्सपेंसेस आता है, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी दे दिया। अब दे दिया तो इन लोग बाद में क्या करते हैं, इसका वो देखते हैं, पर अभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पहले सारे ट्रेडर्स बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, लाइबिलिटीज, ये तो वापस अकाउंटिंग इक्वेशन का तो इक्वेशन होना ही होना था, आ ही गया। लाइबिलिटीज दिया हुआ है 50,000 का और एसेट्स दिया हुआ है 78 का, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करने से हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल। तो आंसर क्या होगा इसका, कैपिटल। और निकालने भी नहीं दिया, बस पूछा है क्या होगा। इनकम्प्लीट, वापस से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग पूछा है। बुक कीपिंग का क्या होता है, अब देखो इसका ऐसे भी लग सकता है, अनसिस्टमैटिक और अनसाइंटिफिक दोनों सही है, तो पर इधर बोथ बीएनसी नहीं दिया, बोथ बीएनसी तो दिया नहीं है, तो उसमें सिस्टम तो फिर भी फॉलो हो जाता था, सिस्टमैटिकली तो लिख लेते थे, पर साइंटिफिक नहीं, लॉजिकल नहीं था कुछ भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, अनसाइंटिफिक। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जो जर्नल एंट्री है वो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट में आ जाता है, जो लेजर है वो हमारा क्लासिफिकेशन में आ जाता है, क्योंकि हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये सब है ना, वो समराइजिंग पार्ट में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इतना प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें जानने की क्या बात है, बुक कीपिंग तो एक पार्ट है, अकाउंटिंग तो बहुत बड़ा है, हमने डिफरेंस में पढ़ा था, अकाउंटिंग टर्म क्या है, बहुत बड़ा है, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ वो। लायबिलिटी क्यों आता है, लायबिलिटी कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से, कैश में अगर मिल गया तो किस चीज का लायबिलिटी हुआ, ऑब्वियसली कुछ धार है तभी तो लायबिलिटी आता है, तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो इजी। फिर कुछ कुछ तो मार्क्स ये लोग फ्री के दे देते हैं, ऐसा लग रहा है फ्री का क्वेश्चन हो गया, अच्छा ही तो है हमारे, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, है कि नहीं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव फीचर, देखो अगर आप बीबी दाम के बुक को फॉलो करके गए हो तो उसमें तो क्वालिटेटिव फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, कंप्लीटनेस भी उसमें दिया गया है, पर मेन 4 ही होते हैं फीचर्स, हमने अपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि मेन 4 ही फीचर्स होते हैं, क्या क्या, कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटनेस, क्योंकि इसमें आंसर पूछा है नॉट, नॉट हमारा क्रश है, तो इसमें पूछा कौन सा क्वालिटेटिव फीचर नहीं है, तो इसमें नॉट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाप, बाप कौन है, पापा कौन है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के पापा है, देखो इसे बहुत जन लूका बोलते हैं, बहुत जन लूसा बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोलो आपको याद रखना है, कौन है, लूका पेक्योली, ठीक है, कौन है अकाउंटिंग के पापा, लूका पेक्योली। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड, मशीनरी को अगर आपने कैश में परचेज किया तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे, एंट्री क्या होगा अगर आपने कैश में परचेज किया, मशीनरी टू कैश,
तो क्या जाएगा आपका कैश। तो अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कैश। तो क्या आएगा आंसर, कैश। अकाउंटिंग एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स में, कौन से एसेट में, फिक्स टेंजिबल। तो इनटेंजिबल एसेट्स में हमारा क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किस में लगेगा, इंटेंजिबल में, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स टेंजिबल में। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, ऐसा भी हमने किया, जो मनी ओज मनी टू द फर्म, मतलब फर्म से पैसा पाता है, वो कौन है, क्रेडिटर। और अगर फर्म को किसी को दे, फर्म से पैसा पाता है, और अगर फर्म को किसी से मिलेगा, वो कौन होगा, डेटर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन, नाम में लिखा है देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नाम में लिखा है प्रोविजन है, तो ऑब्वियसली यही होगा। आप ऑड वन आउट भी कर सकते हो इसमें। तो नेक्स्ट क्या है, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं, आता है, पर आया ही नहीं है, क्योंकि ये आएगा आपके डेफिनेशन में। हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज क्लासिफाइड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू मतलब आपका पैसा आना या पैसा जाना, ऑब्वियसली क्या होगा, ऑपरेटिंग इनफ्लो। ये तो अलग सा दे दिया, अब आपको देखना है इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। ऑब्वियसली पैसा आएगा, तो मतलब क्या होगा, इनफ्लो। आउटफ्लो का क्वेश्चन थोड़ा सा इफेक्ट, बीआरएस। बाकी सब तो आता है, हमने बीआरएस के क्लास में पढ़ा है, चेक वगैरह, बैंक का इंटरेस्ट, कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कहते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट मतलब नेगेटिव। रेंट पेड इज, रेंट पेड क्या होता है, रेंट पेड क्या होता है हमारा, कौन सा अकाउंट में आता है, नॉमिनल। सारे एक्सपेंसेस हमारे कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो रेंट पेड हो जाएगा नॉमिनल। अगर पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। रिकॉर्डिंग इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आते हैं जो बाकी बुक्स में नहीं आते। तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, सारे एंट्रीज हमारे कहाँ पे आते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ, सेल्स बुक किसका पार्ट है, सेल्स बुक है ये, हाँ। सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स अकाउंट होता तो ऑब्वियसली लेजर होता। सेल्स बुक मतलब ये सब्सिडियरी बुक है, और सारे सब्सिडियरी बुक तो जर्नल ही है। आप जर्नल एक जगह नहीं करके अलग अलग बुक में करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स बुक। तो सेल्स बुक क्या हो जाएगा, जर्नल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। पर इसमें क्या खरीदा है, फर्नीचर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, एसेट खरीदा। एसेट अगर आप क्रेडिट में खरीदते हो, कौन सी बुक में आते हैं, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर से दो क्वेश्चन आ गए। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कभी भी क्या नहीं होता है, एक अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। ये सब क्वेश्चन हमने किए अपने एमसीक्यूज में। अगर आप वो वीडियो देख कर गए हो, तो आपका ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आप उससे समझ जाओगे। ठीक है, मतलब बुक के पीछे से आया है बहुत सारा क्वेश्चन, वो तो मेरा बनाया हुआ नहीं था, वो तो बुक के पीछे का था। अगर आप बीबीदाम के बुक फॉलो करते हो तो। हाँ, और एनसीईआरटी फॉलो करना होगा। और कौन सा बुक एग्जैक्टली फॉलो करना होगा जिससे पेपर कटता है, जनरली एनसीईआरटी होता है, पर फिर भी जैसे सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, आसाम के स्टूडेंट्स, सेवा के स्टूडेंट्स या एएचएसएससी के स्टूडेंट्स सारे बीबी दाम को ही करते हैं, तो हम लोग जनरली बीबी दाम को ही कर कर आए, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है। तो वो फॉलो करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से 5 आंसर करने हैं, और 5 आंसर आपको ऐसे आ जाएंगे। अकाउंटिंग, ये तो मेन क्वेश्चन पूछ लिया बुक का। व्हाट इज अकाउंटिंग, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सोर्स डॉक्यूमेंट का 2 टाइप, अगर आपको आते हो तो इजीली हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ये तो हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग क्यों बनाते हैं। एंटिटी एजम्पशन, एंटिटी एजम्पशन हमने कहा ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के ओनर्स और वो अलग होते हैं। वापस से जर्नल प्रॉपर का आ गया, क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, तो या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, सोच आपको एमसीक्यू में दे ही दिया। जर्नलाइजिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, ये भी हमने पढ़ा था। वापस से सिलेबस के आउट का क्वेश्चन आ गया। इन लोग को भी कहाँ से सिलेबस के आउट का क्वेश्चन मिल जाता है ना। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इंपॉर्टेंट था ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स खरीदना।
तो इतना इजी था, आप आराम से 5 कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते थे। फीचर्स ऑफ ए पेटी कैश बुक, जिसमें शॉर्ट टर्म को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? नीड्स, नीड्स हमने पढ़ा था, हमारे वीडियो में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, 3 लिमिटेशंस ऑफ गैप। गैप का लिमिटेशन, प्रिंसिपल्स का लिमिटेशन हो गया ये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का अगर आपने लिमिटेशन पढ़ा होगा तो ये आप समझ जाओगे, नहीं भी सकोगे तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस तो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्री इन फाइनल अकाउंट्स, ये तो पीवाई क्यू है। एडजस्टमेंट एंट्री किसे कहते हैं हम फाइनल अकाउंट्स में? जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह होते हैं उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, ये भी हमने किया था। हाउ प्रॉफिट, वापस से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देते, तो अब इसे छोड़ दो क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए। विच ऑफ द, और जर्नलाइज, देखो जर्नल कभी भी नहीं आते, आज तक कभी भी जर्नल नहीं आए, पर देखो इस बार जर्नल आ गया। वाह, आपका लक देखो, आपका लक कितना अच्छा है, कभी भी जर्नल नहीं आया और इस बार जर्नल आ गया। कमेंस बिजनेस विद कैश, इतना इजी, कैश टू कैपिटल अकाउंट, पर आपने फॉर्मेट अच्छे से बना के आ गया ना, डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, फॉर्मेट और नरेशन अच्छे से बना के आ रहा है तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा स्टोर, कितने मार्क्स के है ये क्वेश्चन? 5 या 3, जितने भी हो वो आपको इजीली मिल जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा स्टोर 15,000 ऑन क्रेडिट, वापस से ऑन क्रेडिट खरीदा तो परचेज टू शर्मा स्टोर। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश आ गया, कैश बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? कैश टू बैंक। इतना इतना इजी सा जर्नल है, मतलब 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स मिल जाएगा, पर आपको फॉर्मेट और नरेशन लिख कर आने होंगे, वो आपने किया है, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी का पार्ट का आ गया। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने दिया था आपको। ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही है। तो अगर आपने कैश बुक बनाया होगा तो उसके डेबिट साइड में आपने स्टार्टेड कैश टू कैपिटल लिखा होगा, डेपोजिटेड कैश इनटू बैंक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू कैश, तो ये कौन सा एंट्री हो जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। बॉट गुड्स बाय चेक, हमने गुड्स खरीदे चेक से, तो परचेज टू बैंक हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। रिसीव चेक, रिसीव सारे हम लोग कौन से साइड लिखते हैं? डेबिट साइड, तो रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर गुप्ता किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। अलाउड हिम डिस्काउंट, हम डिस्काउंट कॉलम में 250 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, वापस से कॉन्ट्रा एंट्री हो गया तो क्या हो जाएगा? बैंक टू कैश हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रा इस साइड भी आएगा और उस साइड भी आएगा। पेड इनटू बैंक, ओ अच्छा, तो गुप्ता वाला एंट्री हमारे ऊपर नहीं आएगा, जहां हमने ये वाला एंट्री किया था वो तब नहीं आएगा। 4 तारीख को ना डिस्काउंट का एंट्री आएगा ना गुप्ता का एंट्री आएगा, तो एंट्री आएगा कब? एंट्री आएगा इस तारीख को, अप्रैल 12 को, जब हमने डिपोजिट कर दिया। डिपोजिट कर दिया तो बैंक में पैसा बढ़ गया, तो डेबिट साइड में आएगा टू चेक इन हैंड। क्या आएगा? चेक इन हैंड, क्योंकि जिस दिन हमें मिला हमने नहीं दिया तो हमारा चेक इन हैंड हो गया। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, वापस से क्या हो गया? ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, कैश टू बैंक, तो ये भी दोनों साइड आएगा। फिर पेड वेजेस इन कैश, तो ये पेमेंट साइड में आएगा, वेजेस टू कैश। ठीक है, तो ये इतना इजी था। अगर आपने ये सभी बैठा के आया तो बैलेंस आपका इजीली मिल जाएगा। बैलेंस हम नहीं मैच करते क्योंकि आपके मन में फिर हो जाएगा कि मेरा ये भी रॉन्ग हो गया, वो भी रॉन्ग हो गया, पर अगर आपने ये सब करके रहा है तो आपका राइट होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ये एंट्रीज आपको रेक्टिफाई करनी, ये तो सेम पता है, छाप दिया पहले का क्वेश्चन पीवाई क्यू से, ये सेम सेम टू सेम है। अगर आपने पीवाई क्यू का रेक्टिफिकेशन किया ना तो इजीली समझ जाओगे। 850 रिसीव फ्रॉम सौरभ, डेबिटेड टू गौरव, मिला था किससे? सौरभ से, पर डेबिटेड किस में हो गया? गौरव में, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? राइट एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू सौरभ, पर हमने क्या लिख दिया? गौरव टू समवन। तो सबसे पहले हमको ये सही करना पड़ेगा, गौरव को क्रेडिट करना पड़ेगा, सौरभ को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक अकाउंट कौन सा खोलिए? सस्पेंस, तो सस्पेंस टू सौरभ टू गौरव। गुड्स ऑफ 750 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो लिख दो ड्राइंग्स टू परचेज। नेक्स्ट क्या होगा? 380 being purchased return was posted to the डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, ने परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दिया, तो परचेज रिटर्न था, तो ये भी सस्पेंस अकाउंट खुल के आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बीआरएस बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें देखो आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है? एज पर पासबुक, तो आपको किसको अप डाउन करना है? पासबुक को। ठीक है, किसको अप डाउन करना है? पासबुक। तो पासबुक में चेक इशूड क्या होता है? चेक इशूड हमारा पासबुक में क्या हो जाता है? माइनस। चेक डिपोजिटेड हमारा पासबुक में क्या हो जाता है? प्लस। बैंक डेबिटेड पासबुक में माइनस हुआ हुआ है पर कैश बुक में नहीं हुआ हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 5000, क्या लिखा हुआ है? 5000 रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर पासबुक, हमारा पासबुक को बढ़ा दिया पर हमने कैश बुक को तो नहीं बढ़ाया, तो ये हो जाएगा माइनस। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो पासबुक तो इंक्रीज कर दिया पर वो नहीं किया, तो ये माइनस हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 950 डिस्काउंटेड बट लेटर डिसऑनर, नो एंट्री हैज बीन पास इन द, लेटर डिसऑनर हो गया, तो हमने तो कैश बुक में लिखा था कि हमारा इंक्रीज हो गया।
पर पासबुक में क्या हुआ, वो अभी तक एंट्री ही नहीं हुआ और डिसओनर भी हो गया, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, पर इसमें तो लिखा हुआ ही है कि हमारा 950 रुपीज आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपने क्या किया है इसका, कमेंट में जरूर बताइए इसको आपने क्या कर करा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रायल वाले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, इजी आया था, हार्ड नहीं आया था। ज्यादातर बच्चों को इसमें बेड डेट में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आपको एक बेड डेट का क्लास चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट करके, हम जरूर लेंगे। फिर क्या होगा इसमें, बिल्डिंग एसेट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, सैलरीज पीएल में आएगा, रेंट पीएल में आएगा, फर्नीचर एसेट्स बैलेंस शीट में आएगा, वेजेस वेजेस आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर परचेजेस आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, बेड डेट्स आएगा पीएल अकाउंट में, एडवर्टीजमेंट पीएल में, ड्राइंग्स आएगा कैपिटल से माइनस होके बैलेंस शीट में, डेटर आएगा एसेट्स बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल आएगा एसेट्स बैलेंस शीट में, कैरिज इनवर्ट भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग का पीएल साइड में। और इस साइड वाले भी देख लेते फटाफट। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न आपको कहाँ दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज से माइनस, प्रोविजन फॉर डाउट होगा, कंपनी के क्रेडिट कहाँ आएगा, बाहर नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है आपको, ये अंदर दिया हुआ है। अंदर दिया हुआ है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, इसका नेचर क्या, लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में आ जाएगा। कैपिटल कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा। बिल्स पेबल कहाँ आ जाएगा आपका, लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा बिल्स पेबल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है आपको, बेड डेट दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। अब आपको देखना है नया प्रोविजन भी है क्या। हाँ, बेड डेट है, नया प्रोविजन है, तो बेड डेट और नया प्रोविजन को हम प्लस करेंगे और ओल्ड को माइनस कर देंगे, क्योंकि बेड डेट और नया प्रोविजन प्लस करके 500 से ज्यादा है, पर ओल्ड प्रोविजन क्या है, 400 ही है। तो ओल्ड प्रोविजन छोटा है और बाकी दोनों बड़ा है, तो वो दोनों से क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और एक क्या है, और हमारा क्या है, जस्ट मैंने प्रीपेड, सैलरीज प्रीपेड है, तो सैलरीज प्रीपेड हमारा क्या हो जाएगा, एक तो एसेट्स में आ जाएगा और एक पीएल में क्या होगा, सैलरीज से माइनस हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं किया, आपको लगा बहुत लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, कोई भी कारण हो, आपको किसी में भी डाउट हो, तो आप इतना इजीली ये वाला सम कर सकते थे, ये क्वेश्चन कर सकते थे, अटेम्प्ट थ्योरी। ये तो थ्योरी हमने कॉमन में भी बहुत पढ़ी, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, और कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट का डिफरेंस। तो इजी पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था। अब आपने जो कर लिया आप खुश हो जाइए, आपने इतना कर लिया। और और आपको अब क्या करना है, बस अब अच्छे से पढ़ते रहना है। और आपको नेक्स्ट अब किस में वीडियो चाहिए, हम बिजनेस स्टडीज का वीडियोस भी लेकर आएंगे, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज को रिवाइज करेंगे या बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अब आप पढ़ो, नेक्स्ट आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से करिए। थैंक यू।